दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं कि इसके जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या थे, हमें कैसे पता चलता है वर्धन वंश के बारे में। तो पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है विदेशी विवरण और तीसरा है पुरातात्विक स्रोत। इन सभी साक्ष्यों से हमें पता चलता है वर्धन वंश के बारे में। तो हर्षचरित, कादम्बरी, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, हर्ष के ग्रंथ, ये सब साहित्यिक स्रोत हैं जानने के। विदेशी विवरण में ह्वेनसांग का विवरण, इत्सिंग का विवरण है। अब इसके बाद देखते हैं पुरातात्विक स्रोत में बंसखेड़ा का लेख, मधुबन का लेख, ऐहोल का लेख और मुहरे। अब इसके बाद देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में राजवंशों में थानेश्वर का पुष्पभूति राजवंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली हुआ। यानी कि गुप्तों के पतन के बाद पुष्पभूति राजवंश जो होता है ये अपनी सत्ता को काफ़ी मजबूत कर लेता है, सुदृढ़ बना लेता है। तो देखते हैं कि पुष्पभूति वंश कहें या वर्धन वंश कहें, ये दोनों को एक ही नाम दिया गया है। ये वर्धन वंश को ही कहा जाता है पुष्पभूति वंश, और पुष्पभूति वंश को ही कहा जाता है वर्धन वंश। ठीक है। अब देखते हैं कि कुषाणों के सामंत थे गुप्त और गुप्तों के सामंत थे पुष्पभूति वंश। ठीक है। और जो पुष्पभूति वंश का संस्थापक होता है उसका नाम रहता है पुष्पभूति वर्धन। और चूंकि बता दें कि गुप्त राजाओं की दुर्बलता का लाभ उठाकर पुष्पभूति वर्धन ने पूर्वी पंजाब में, जिसको पूर्वी पंजाब जो है उसको हरियाणा, वर्तमान में हरियाणा के नाम से जानते हैं, में अपनी सत्ता स्थापित की। जहाँ पे सत्ता स्थापित किया था वो जगह था थानेश्वर। ठीक है, यहीं से स्टार्टिंग किया था उसने। और इसकी जो राजधानी थी वो थानेश्वर में ही थी, पुष्पभूति जब शासन कर रहा था तो। और चूंकि पुष्पभूति कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाया और एक सामंत के रूप में रह गए, यानी कि बहुत फेमस नहीं हुआ, एक सामंत की अवस्था में रह जाता है ये। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रभाकर वर्धन। उसके बाद जो शासक होता है वो प्रभाकर वर्धन होता है और ये बड़ा ही शक्तिशाली शासक होता है। और हम आपको बता दें कि वर्धन वंश को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में पहुंचाने का जो श्रेय होता है वो प्रभाकर वर्धन को दिया जाता है। मतलब कि इससे पहले जो शासक थे वो लोग सामंत की स्थिति में काम करते हैं, लेकिन जो प्रभाकर वर्धन होता है वो खुद का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है, इसलिए इसको शक्तिशाली राजा का नाम दिया जाता है, कहा जाता है। और ये बहुत ढेर सारी उपाधियाँ भी धारण करता है, जैसे परम भट्टारक वगैरह, महाराजा धीराज की उपाधि ये भी धारण किया था। ठीक है। अब इसकी कुछ स्पेशल उपाधियाँ हैं, जिसमें पहला है हूड़ हरिण केसरी, यानी हूड़ रूपी हिरण के लिए सिंह समान। मतलब कि हूड़ जो है वो हिरण है तो मैं सिंह के समान हूँ उसके लिए। ठीक है। दूसरा है सिंधुराज ज्वर। जो सिंधुराज ज्वर है इसका मतलब है सिंधु राज्य के लिए ज्वर के समान, यानी सिंधु राज्यों के लिए मैं बुखार के समान हूँ। अब तीसरा है गुर्जर प्रजागार। इसका मतलब है गुर्जरों की नींद हराम करने वाला, यानी कि जो हरियाणा में रह करके गुर्जरों से पंगा ले रहा है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो प्रभाकर वर्धन है इसके बाद किसका शासन काल आता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये समझ में नहीं आएगा, बहुत मार काट धाड़ किए हैं ये सब। तो अब देखते हैं कि जो पुष्पभूति वर्धन है ये संस्थापक होता है। ठीक है। इसके टाइम जो वर्धन वंश होता है उसको पुष्पभूति वंश के नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद कुछ काम नहीं करता है खास से, सामान्य स्थिति में रह जाता है। फिर इसके बाद जो शासक होता है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन काफ़ी फेमस होता है, बहुत शक्तिशाली राजा होता है। तो इसके काल में वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा यहाँ पे, अगर वर्धन वंश आएगा तो भी ठीक, पुष्पभूति वंश आएगा तो भी ठीक। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे होते हैं। पहला है राजश्री, एक लड़की होती है इसकी, 2 बच्चे होते हैं लड़के, एक राजवर्धन दूसरा हर्षवर्धन, यानी कुल मिलाकर 3 बच्चे थे इसके, एक लड़की 2 लड़के। अब राजश्री का विवाह करा देते हैं सब ग्रीवर्मन से। ग्रीवर्मन जो होता है वो, ये देख रहे हैं ना, कन्नौज का शासक होता है ग्रीवर्मन। इसकी शादी हो जाती है राजश्री से और ये मौखरी वंश का होता है, मौखरी राजवंश का शासक रहता है ग्रीवर्मन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रभाकर वर्धन के बाद जो इसका बड़ा पुत्र होता है राजवर्धन, तो जाहिर सी बात है सत्ता इसी के हाथ में जाएगी। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठता है वो है राजवर्धन। वे गद्दी पर बैठता है, उसी समय जैसे इसकी मृत्यु होती है तो इसको गद्दी पर बैठाया जाता है, शासन सत्ता संभालता है। उसी समय से समाचार मिलता है कि मालवा का शासक हत्या कर देता है ग्रीवर्मन का। ग्रीवर्मन कौन था? तो इसका जीजा था। ठीक है। यानी कि मालवा का आपको हम बता दें कि मालवा का शासक उस टाइम कौन होता था? देवगुप्त था। ये मालवा है, कन्नौज के पास ही मालवा पड़ता है और ये पास में था, इसलिए आक्रमण करके हत्या कर देता है देवगुप्त। तो
और इसको एक बात ये पता चलती है कि उसके जीजा की हत्या हो गई है। दूसरा ये पता चलता है कि राजश्री को कैद कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पे बता दें कि राजश्री कैद तो कर लेता है उसको, लेकिन ये अपने आप को बचा करके भाग जाती है विंध्यवन के जंगलों में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि राजवर्धन तुरंत अपनी सेना लेकर के युद्ध के लिए जाता है और देवगुप्त को मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। अब देवगुप्त की मृत्यु की खबर उसके मित्र, उसका एक मित्र था शशांक नाम का होता है, जो कि गौड़ शासक होता है। गौड़ जो है बंगाल को उस टाइम गौड़ कहा जाता था, इसको पता चलता है। तो अब ये क्या करता है कि शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी धोखे से, यानी इसको राजवर्धन को बुलाता है और धोखे से उसकी हत्या कर देता है। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर यह आता है कि हर्षवर्धन के भाई, बड़े भाई राजवर्धन की हत्या हो जाती है, इसकी बहन कैद हो जाती है, लेकिन इसे पता नहीं चलता है। तब इसे बाद में इस बार हर्षवर्धन को यह बात पता चलती है भंडी के द्वारा। भंडी कौन है? तो भंडी इसका एक ममेरा भाई है, इसके मामा का लड़का है हर्षवर्धन के, भंडी। तो भंडी द्वारा उसको पता चलता है कि इसके बड़े भाई की हत्या कर दी गई है और इसकी जो बहन है राजश्री, वो जंगल में भाग गई है। किस जंगल में भागती है? तो विंध्यवन के जंगल में भाग जाती है। अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि हर्षवर्धन के पास दो विपत्ति थी, मतलब दो परेशानियाँ खड़ी थी। एक तो वो अपने बहन को खोजे, दूसरा वो अपने भाई के हत्यारों को मारे। तो सबसे पहले वो क्या करता है कि अपनी बहन को खोजने जाता है। तो राजश्री को खोजने जाता है। राजश्री क्या करती है कि सती होने के लिए चिता तैयार कर ली रहती है और वो सती होने वाली रहती है। तभी हर्षवर्धन उसे खोजते हुए पहुँच जाता है और उसको बहुत समझाता बुझाता है, फिर उसको वापस लाता है। और राजश्री को वो पता लगाने, राजश्री का जो पता लगता है, खोजने में जो मदद करता है, वो दिवाकर मिश्र नाम का एक बौद्ध भिक्षु रहता है। वही बताता है कि आपकी जो बहन है वो विंध्यवन के जंगलों में है। तो ये इसका मदद करता है दिवाकर मित्र। अब उसके बाद ये अपनी बहन को समझा बुझा कर तुला लेता है। उसके बाद बता रहे हैं कि जो हर्षवर्धन होता है वो पूरी अपनी सेना के साथ शशांक से युद्ध के लिए जाता है और शशांक की हत्या कर देता है, और यानी कि वो दोनों काम इसके हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप के माध्यम से समझना है अच्छे से, ठीक है। यानी कि पुष्यभूतिवर्धन जो है ये संस्थापक होता है पुष्यभूति वंश का, और उसके बाद जो शासक होता है प्रभाकर वर्धन, ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था। वर्धन वंश का नाम भी इसके टाइम में पड़ता है, वर्धन वंश। और इसके 3 बच्चे होते हैं, कौन कौन? पहला लड़की रहती है राजश्री, दूसरा लड़का होता है राजवर्धन, तीसरा होता है बच्चा हर्षवर्धन। ठीक है, कुल 3 बच्चे होते हैं इसके। राजश्री का विवाह करके इसको भगा देते हैं लोग ग्रीवर्मन के पास, मतलब दे देते हैं, यहाँ इसकी पत्नी हो जाती है। अब ग्रीवर्मन क्या था? ग्रीवर्मन जो था कन्नौज का शासक था, मौखरी वंश का था ये। ठीक है, कन्नौज कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब ग्रीवर्मन जो था वो किसका जीजा न हो गया, राजवर्धन और हर्षवर्धन का। तो इसको जब ये अपना सत्ता संभालता है तभी इसको खबर लगती है कि जो देवगुप्त है वो ग्रीवर्मन की हत्या कर दिया। तो देवगुप्त को मारने के लिए राजवर्धन अपनी सेना लेकर आता है और देवगुप्त को मार देता है। और आपको बताते हैं कि देवगुप्त जो होता है वो मालवा का शासक होता है। और ये मालवा का शासक, पहले इन लोग का लड़ाई चलता था, लेकिन उसके बाद ये शादी कर लेता है कन्नौज का शासक ग्रीवर्मन। मारना ही था तो बेटा पहले मारे होते, अब तो शादी हो गई तो ठोरो झंझट आ गया है इसके पास। ठीक है, अब देख लेते हैं कि राजवर्धन इसकी हत्या कर देता है देवगुप्त का। अब देवगुप्त की मृत्यु की खबर इसके मित्र शशांक को मिलता है। तो अब ये सोचते हैं अरे हमारे दोस्त को कैसे मार दिया, कौन मारा? तो अब ये क्या करता है कि राजवर्धन को तो ऐसे मार नहीं सकता था, क्योंकि ये लोग उबाल में रहते हैं, सैनिक युद्ध लड़के जीते हुए रहते हैं। तो क्या करता है कि राजवर्धन को बुलाता है और इसको धोखे से मार देता है शशांक। ठीक है, अब ट्विस्ट वाली बात यहाँ पर यह है कि राजश्री जंगल में भाग गई है, राजवर्धन की हत्या हो गई है, और इन लोग का भनक जो है, इन बातों का हर्षवर्धन को पता ही नहीं है। और इसको पता चलता है बाद में भंडी के द्वारा, जो उसका ममेरा भाई होता है। तो जब पता चलता है तो राजश्री को खोजता है, उसके बाद राजश्री को खोज के लाता है। उसके बाद हर्षवर्धन क्या करता है, बढ़िया से शशांक की धुलाई करता है, इसको मारता है। ठीक है, अब शशांक को मार देता है। अब आपको हम बताएं कि जो शशांक होता है वो गौड़ शासक था, और शशांक का जो शासन होता है बंगाल, बताए थे ना कि बंगाल को ही गौड़ कहते हैं। तो इसका जो शासनकाल था बंगाल पे, मगध कह सकते, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में शशांक का शासन था। इसने क्या किया कि बोधिगिरा के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंकवा दिया। यानी जब मगध पे इसका शासन होता है ना, शशांक का शासन होता है, तो इसने बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा जी में फेंकवा दिया। बड़ा ही नीच टाइप का शासक होता है ये।
ठीक है। अब इतना तो हम लोग पढ़ लिए, देख लिए, ठीक है, स्टार्टिंग का शुरुआती सब देख लिए हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में, क्योंकि ये सब तो खत्म हैं, मार काट में ख़त्म हो गए हैं, बस एक बचा है हर्षवर्धन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक हम लोग देख लिए हैं हर्षवर्धन के संघर्ष के बारे में, लेकिन हर्षवर्धन क्या क्या किया, कैसे कैसे शासन करता है, यह एक अलग टॉपिक हो जाता है ना। तो चलिए इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।